हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे क्लास +2 के चैप्टर 3 जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन। आज हमने उसके टाइप्स के बारे में पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, रेट ऑफ रिएक्शन ये होता है हमारा दो तरह का होता है। एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, इनमें क्या डिफरेंस होता है इसे आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने सभी ने किसी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई जर्नी जरूर की होती है या आप लोगों ने की होगी। जैसे मान लीजिए आपने कोई 300 किलोमीटर का पाथ कवर किया। कितना पाथ कवर किया? टोटल 300 किलोमीटर का। और आप बाय कार गए। जब आपने कार से अब 300 किलोमीटर का पाथ कवर किया तो आपको मान लीजिए इसमें आपको 6 आवर का टाइम लग गया। आपने 6 आवर के अंदर 300 किलोमीटर का रास्ता कवर किया। तो अगर आपसे अपने पूरे पाथ के दौरान पूछा जाए कि आपकी इस ड्राइविंग में या इस पाथ कवर वक्त समय आपकी क्या स्पीड रखी होगी या आपकी स्पीड क्या रही होगी, तो आप उसे कौन सी स्पीड बताएंगे? ये तो नहीं हो सकता ना कि आपने हमेशा एक ही स्पीड से अपनी कार ड्राइव की होगी। हो सकता है कभी आपने अपनी कार स्लोली मूव करवाई हो। अगर हाईवे आ गया तो आप बहुत फास्ट मूव कर रहे हो। वो होता है, डिपेंड करता है हमें सिचुएशन कैसे मिलती है। तो यानी कि हम अपनी स्पीड बार बार चेंज करते रहते हैं। तो फिजिक्स के अंदर हम क्या करते होते हैं, जब हमें ओवरऑल किसी को अपनी स्पीड बतानी होती है तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं? एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। एवरेज स्पीड क्या होती है? हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस लेते हैं और टोटल डिस्टेंस को किससे डिवाइड कर देते हैं? टोटल टाइम से। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास हमारी एवरेज स्पीड आ जाती है। तो अब हमारी एवरेज स्पीड क्या रही होगी? 300 को जब 6 से डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास 50 आ जाएगा। ये देखो, ये से कैंसिल करोगे 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आपने प्रति घंटा 50 किलोमीटर पाथ कवर किया। तो ज़रूरी तो नहीं कि आपने जब अपनी ड्राइविंग के दौरान जब कार ड्राइव की होगी तो आपने 50 किलोमीटर की स्पीड रखी हो सकता है आपने रखी ही ना हो। लेकिन हम अपनी एवरेज स्पीड कौन सी बताएंगे? एवरेज स्पीड क्या बताएंगे? 50 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो यानी कि ये लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हमने कौन सी स्पीड बताई? एवरेज स्पीड। इसी तरह से अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी करते हैं, यानी कि मान लीजिए एक रिएक्शन प्रोसीड की, एक रिएक्टेंट था आर, उससे हमने प्रोडक्ट बनाया। जब आर पी में कन्वर्ट हुआ तो पूरी रिएक्शन के दौरान कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? एक जैसे स्पीड से एक जैसा नहीं रहता। जो हमारा रिएक्शन का रेट होता है वो कभी भी एक जैसा नहीं रहता। ये कॉन्टिन्यूसली क्या होता रहता है? डिक्रीज। अब ये क्यों कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होता है? क्योंकि हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कॉन्टिन्यूसली क्या होती रहती है? कम होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता रहता है? डिक्रीज। तो यानी कि रेट तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकता। अगर हमें ओवरऑल रिएक्शन का रेट बताना हो तो हम क्या करेंगे? तो हम इसमें भी कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे? एवरेज स्पीड यानी एवरेज रेट का कंसेप्ट यूज करेंगे। तो हमारा जो कौन सा कंसेप्ट आएगा? एवरेज रेट का। ठीक है, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट, एज यहीं लिखा हुआ है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है कभी भी पूरी रिएक्शन के दौरान एक जैसा नहीं होता। तो इसलिए फॉर ए लार्जर इंटरवल ऑफ टाइम पीरियड और एट एनी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम पीरियड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हम लेंगे। उसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? डेल एक्स अपॉन डेल टी। यहाँ पे डेल एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और डेल टी क्या है? लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम पीरियड रहेगा। या हमारा डेल टी क्या है? लार्जर इंटरवल पीरियड ऑफ टाइम है, और डेल एक्स क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन है। और किसकी? रिएक्टेंट की। यानी अगर हम x क्या ले ले, कोई रिएक्टेंट ले ले, तो यहाँ डेल टी लार्जर इंटरवल पीरियड ऑफ टाइम है। दस द एवरेज रेट मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस फॉर ए डिफाइंड इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अब इसे हम क्या बोलेंगे? एवरेज रेट बोलेंगे। लेट अस कंसीडर, मान लीजिए आपने एक रिएक्शन ली, आर से पी तक प्रोसीड करी, देन द रेट रिप्रेजेंटेड क्या होगा? हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। रेट क्या होता है? इज इक्वल टू माइनस डेल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डेल टी, या प्रोडक्ट की फॉर्म में डेल कंसंट्रेशन ऑफ पी अपॉन डेल टी। तो यही जो हमने रेट कैलकुलेट किया था, हमारा किसे रिप्रेजेंट करता है? एवरेज रेट, जो ओवरऑल रिएक्शन के रेट को रिप्रेजेंट करेगा, जिसे हम एवरेज रेट का नाम देते हैं। और इसी तरह से हाइपोथेटिकल रिएक्शन के लिए देखिए, दस फॉर ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन x प्लस वाई हमें क्या दे रही है? आर से एस। तो उसका एवरेज रेट क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ डेल एक्स अपॉन डेल टी इक्वल माइनस डेल वाई अपॉन डेल टी, क्योंकि एक्स और वाई क्या है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। और अगर आप प्रोडक्ट करते हो आर और मान लो एस मिला है तो डेल आर अपॉन डेल टी
प्लस में आ जाएगा और डेल एस अपॉन डेल टी, ये सारे हमें रेट बताते हैं, तो हमारा एवरेज इन सभी के इक्वल हो जाएगा। किसी भी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का यूज करके एवरेज रेट को कैलकुलेट कर सकते हो। इस यहाँ पर मैंने स्पेशल नोट किया हुआ है, हियर डेल इज यूज टू रिप्रेजेंट द लार्जर चेंज। हाँ, यहाँ पर हम डेल को लार्जर चेंज के लिए यूज कर रहे हैं। अब हम इसे एग्जाम्पल से दोबारा स्टडी करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, 4NH3 + 5O2 गिव्स अ 4NO + 6H2O मोलिक्यूल ऑफ वाटर। तो इसका एवरेज रेट कैसे कैलकुलेट करोगे ये मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए रजे, जब हम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हो पर मोल के लिए कैलकुलेट करते हो, यानी कि हम क्या लेंगे, अगर 1 मोल ऑफ अमोनिया रिएक्ट करेगा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से तो हमें NO के मोलिक्यूल मिलेंगे वाटर के। लेकिन हमारे पास यहाँ पे अलग अलग है, देखो 4 मोल ऑफ NH3 रिएक्ट कर रही हैं या 5 मोल ऑफ O2 रिएक्ट कर रहे हैं, तो इनका रेट तो अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 मोल लेके चलो या 5 मोल, तो यानी कि हर बार हमें पर मोल के लिए कैलकुलेट करना है, तो हम इसे पर मोल के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो आप जानते हो पर मोल के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डेल ऑफ NH3 अपॉन डेल टी, ये हो गया पर मोल के लिए। लेकिन वो यहाँ पर रिएक्ट कितने कर रहे हैं, 4 मोल कर रहे हैं, तो 4 मोल के लिए अगर हमारे 4NH3 रिएक्ट कर रहे हैं डायरेक्ट और पर मोल के लिए हमें कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, पूरा टोटल रेट हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम 4 मोल ऑफ NH3 लेके चले हैं तो हम पूरे को इससे डिवाइड कर देंगे, या 4 से क्या कर देंगे डिवाइड, या फिर हम ऐसे लिख देंगे 1/4 कर देंगे, किसका 1/4 मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, डेल NH3 अपॉन डेल टी से। ये हमारा क्या दे देगा, हमें पर मोल के लिए रेट ऑफ रिएक्शन दे देगा। इसी तरह से अगर हमें O2 के 5 मोल रिएक्टर है तो पर मोल के लिए क्या आ जाएगा, 1/5 हो जाएगा डेल ऑफ 2 ऑफ एंड अपॉन डेल टी। या माइनस क्या है, क्योंकि ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, तो माइनस इन दोनों के लिए लगाया हुआ है। वैसे प्रोडक्ट कितने मोल लेके चले हो, 4 मोल लेके चलो, हमें पर मोल के लिए लेना है, तो हम 4 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो आ जाएगा 1/4 डेल NO अपॉन डेल टी। यहाँ पे 6 मोल ऑफ वाटर है, तो वाटर के लिए क्या आ जाएगा 1/6 डेल H2 अपॉन डेल टी। यहाँ पर यानी कि आपने डायरेक्टली क्या समझ सकते हो कि अगर हमारे पास जो भी कोफिशिएंट दिया हुआ है, हम क्या करें उतने ही कोफिशिएंट से क्या करते डिवाइड करवा दें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी करके, तो हमारे पास चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट अपॉन डेल टी करके, तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। कौन सा रेट आ जाएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसी तरह से सेकंड एग्जांपल भी रिप्रेजेंट किया गया है, PCl5 गिव्स PCl3 + Cl2, तो एवरेज रेट क्या हो जाएगा, माइनस डेल PCl5 अपॉन डेल टी, और ये दोनों प्रोडक्ट है तो अकॉर्डिंगली प्लस में हो जाएंगे और आ जाएगा प्लस डेल PCl3 अपॉन डेल टी और PCl2 अपॉन डेल टी। तो स्टूडेंट आज हमने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया और उसका कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके 2 एग्जांपल्स पढ़े। अब हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्यों पढ़ते हैं, तो स्टूडेंट्स मान लीजिए अभी हम आपने फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के बारे में एग्जांपल से पढ़ा था एवरेज स्पीड के बारे में, यानी कि मान लीजिए अब आपने 300 किलोमीटर का रास्ता कवर किया था, कितने घंटे में किया था, 6 घंटे में। मान लीजिए कोई आपसे पूछ ले कि जब आप 3 घंटे तीसरे घंटे में गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, तीसरे घंटे के दौरान आपका स्पीड क्या रही होगी, या एट एनी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे पूछ ले, ठीक है। अगर आपको 6 घंटे लगे, मान लीजिए आपने 1 बजे अपनी ड्राइविंग स्टार्ट की और आप 7 बजे वहाँ पहुँच गए और आपसे पूछा जाए कि 5 बजे बताओ आपका स्पीड क्या रही होगी, तो यानी कि एट एन इंस्टेंट एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछ लिया जाए, तो हम उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करते थे, हम यूज़ करते थे इंस्टेंटेनियस स्पीड। हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करते थे, इंस्टेंटेनियस स्पीड वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते थे। इसी तरह से अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन एक रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट करता है, प्रोडक्ट में, तो एट एन इंस्टेंट पे मान लीजिए अब आपकी रिएक्शन स्टार्ट हुई 3 से 4 बजे और आपसे किसी ने पूछ लिया कि 3:15 पे आपकी रिएक्शन क्या रही होगी एट एन इंस्टेंट पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर, तो जब आप इसके लिए जो रेट कैलकुलेट करोगे इसे बोलेंगे हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। दस टू गेट ए प्रिसाइज वैल्यू ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एट एन इंस्टेंट, यानी पर्टिकुलर टाइम पर आपको अपनी रेट ऑफ रिएक्शन बताना है, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, वेरी वेरी शॉर्ट इंटरवल टाइम के लिए हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स दस द रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी गिवन टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसे हम पीछे वाले एवरेज रेट की तरह ही लिखेंगे, बस इसमें हम डेल की जगह पे क्या यूज कर देंगे, डी। ये लार्जर इंटरवल के लिए था और जो डी है हमारा स्मॉल डी, ये स्मॉलर इंटरवल के लिए होगा, ठीक है, ये स्मॉलर इंटरवल के लिए होगा। तो आर रेट इंस्टेंटेनियस रेट क्या हो जाएगा, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डी टी, यह आ जाएगा डी
कंसंट्रेशन ऑफ पी अपॉन डी टी, ये आ जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये आ जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि डिक्रीज हो रही है तो आ जाएगा माइनस, बाकी सारा सेम है, यहाँ पे आ जाएगा नीचे डी टी। अगर आप इसे डेल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप डेल के फॉर्म में भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन आपको एक ध्यान रखना होगा, जो आप डेलिटी लेके चलते हो जो कि इक्वल होता है टी टू माइनस टी वन के, ये कैसा लेना है, वेरी वेरी स्मॉल, यानी कि टेंड्स टू जीरो। तब आप इंस्टेंटेनियस रेट को डेल आर अपॉन डेल टी या डेल पी अपॉन डेल टी के फॉर्म में भी लिख सकते हो, बस कंडीशन है जो डेल टी है स्मॉल इंटरवल ऑफ वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल लेना होगा 10 to 0। दस फॉर ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा, माइनस डी ऑफ एक्स अपॉन डी टी इक्वल डी वाई अपॉन डी टी, हियर डी इज यूज टू रिप्रेजेंट द स्मॉल चेंज, वेयर डी, ये दोबारा यही लिखा हुआ है, डी एक्स वाई डी रिप्रेजेंट द स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। ये डी टी के बारे में भी लिखा हुआ है कि डी टी ऑलमोस्ट क्या रहे, ये स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम रहेगा जिसके दौरान रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फॉर द रिएक्शन, मान लीजिए कि रिएक्शन प्रोसीड हो रही है टू N2O5, हमें क्या देती है 4NO2 प्लस O2, तो इसका इंस्टेंटेनियस रेट क्या रहेगा, अब सेम सिमिलरली डेल की जगह डी आ जाएगा, अब कोफिशिएंट क्या है 2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 डी ऑफ N2O5 अपॉन डी टी। अब आपको पता ही होगा, अब हमने पीछे पढ़ा है 2 से इसलिए डिवाइड करेंगे पर मोल के लिए निकालने के लिए, और माइनस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है इसलिए, और इसी को इंस्टेंटेनियस रेट को हम तीनों की फॉर्म में, रिएक्टेंट प्रोडक्ट की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो मैंने तीनों की फॉर्म में कैलकुलेट करके रिप्रेजेंट करके आपको दिखा रखा है। उसके बाद है, मान लीजिए एक नई चीज़ इससे जुड़ी हुई रिएक्शन हुई है ए से बी तक। अब हमने पीछे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के बारे में और रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ फॉर्मेशन के बारे में। जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन से थोड़ा सा अलग होता है, उसके अंदर हमें मान लीजिए एक रिएक्शन जो रिएक्शन दी हुई थी उसके अंदर में स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट दिए होते हैं, वो हमने मेंशन नहीं करने होते। हमारे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में हमें स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज नहीं करना होता। तुम्हारे पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या आ जाएगा, माइनस डी ए अपॉन डी टी, वेयर डी ए रिप्रेजेंट द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ या डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन डी टी, और प्रोडक्ट के फॉर्मेशन क्या आ जाएगा डी बी अपॉन डी टी, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। ये स्पेशल नोट यही लिखा हुआ है कि रेसिप्रोकल ऑफ कोफिशिएंट आर रिटर्न इन द एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हो तो जो कोफिशिएंट्स का रेसिप्रोकल आप यूज करते हो, लेकिन अगर आप रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट और अपीयरेंस ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट लेते हो तो आप कोई रेसिप्रोकल ऑफ कोफिशिएंट्स नहीं लेते। ठीक है, अब हम करेंगे मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे मेजर किया जाता है, बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो देखिए, पहले जो हमने ये ग्राफ रिप्रेजेंट किया है, वाई एक्सिस को अकॉर्डिंग मैंने ले लिया कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो कि डिक्रीज हो रही है, और हमें ये रिएक्टेंट की कर्व दिखाई गई है, जैसे जैसे टाइम पीरियड जो कि एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, टाइम पीरियड बढ़ रहा है, आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज। और ये कर्व के पॉइंट एक टेंजेंट हमने लिया हुआ है, आपको पता है हमने मैथ्स में पढ़ा हुआ है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू अ कर्व गिव्स द स्लोप ऑफ द कर्व, यानी कि हमें उस लाइन का हमें क्या मिलता है, स्लोप मिलता है। तो जो स्लोप हमें क्या देगा, इसमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन देगा। तो यानी कि अगर आप इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करना चाहते हो तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये माइनस लिखा हुआ है, माइनस डी आर अपॉन डी टी, ये इसे डार्क कर लेते हैं, ये है माइनस डी आर अपॉन डी टी, जो किसके इक्वल आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ स्लोप के, क्योंकि कंसंट्रेशन लगातार क्या होती जा रही है, डिक्रीज, तो आपका स्लोप भी कैसा आएगा, नेगेटिव, और इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा, नेगेटिव ऑफ स्लोप के इक्वल होगा। यहाँ यही लिखा हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और यानी कि डेल एक्स क्या होगी, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन डेलिटी, और डेलिटी क्या हो गया, वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, जो किसके इक्वल आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि tan थीटा, और ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, ये वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, अब हम सेकंड ग्राफ पढ़ेंगे जिसके अंदर हम कैलकुलेशन करेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की, जिसके अंदर हमने एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड लिया हुआ है और आपका कंसंट्रेशन ली हुई है मोल्स पर लीटर, और हम एवरेज रेट कैसे कैलकुलेट करोगे, वैसे ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो आपकी ये कर्व डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो मैंने क्या किया, एट एनी टाइम T1 पे कंसंट्रेशन ले ली X1, एट टाइम T2 पे कंसंट्रेशन ले ली X2। अब आपको पता है यहाँ पर X1 क्या होगा, X2 से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज। ठीक है, इसलिए जब आप x2 माइनस x1 कैलकुलेट करोगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ओवरऑल आपके पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव, जो किसके इक्वल है, डेल आर अपॉन डेलिटी, यानी कि इसलिए नेगेटिव है ना, कि ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, जो हमें क्या देता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन
देता है। यानी कि आप स्लोप की हेल्प से एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हो। ये स्लोप के इक्वल होता है ना, जो कैसा आ जाएगा, नेगेटिव एवरेज रेट के केस में भी। अब आप वैसे ही जैसे आपने रिएक्टेंट के केस में इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट किया है, एवरेज रेट कैलकुलेट किया है, तो प्रोडक्ट की फॉर्म में भी आप रेट कैलकुलेट कर सकते हो। प्लॉट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम। तो आप इंस्टेंटेनियस रेट सेम ही, अब आपकी कर्व क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि टाइम पीरियड के साथ साथ जो मैंने एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग लिया है और कंसंट्रेशन वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो आपकी क्योंकि ये कर्व अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि कंसंट्रेशन होती है प्रोडक्ट की बढ़ती जाती है। और मैंने यहाँ पर एट एनी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया है। इस पॉइंट पे आपको डेल एक्स अपॉन डेल टी क्या देगा, आपको देगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट और देगा रेट ऑफ द रिएक्शन। कौन सा रेट देगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, जो किसके इक्वल आ जाएगा, डीपी अपॉन डी। ठीक है, ये आपको प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो चेंज है, यानी रिप्रेजेंट अपॉन डी टी क्या है, हमें रेट के बारे में बता रहा है। तो यानी कि इंस्टेंटेनियस रेट क्या आ जाएगा, प्लस डीपी अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या आएगा, पॉजिटिव स्लोप, क्योंकि ये हमारा जो कर्व है अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो स्लोप भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। ये डायलिटी रिप्रेजेंट स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो याद रखिएगा, जब आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की बात करते हो तो आपका स्लोप जाएगा नेगेटिव और प्रोडक्ट में जाओगे तो पॉजिटिव। इसी तरह से यहाँ एवरेज रेट कैलकुलेट इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब आप सेम वैसे ही एट एनी टाइम T1 पर आप कंसंट्रेशन ले लीजिए x1, T2 टाइम पे कंसंट्रेशन ले लीजिए x2। अब आपका x2 क्या होगा, x1 से क्या होगा, बड़ा होगा, इसीलिए x2 माइनस x1 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी कि अब और T2 भी बड़ा होगा T1 से, तो दोनों x2 x1 से बड़ा है, T2 बड़ा है T1 से, तो आपके पास x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1 क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। तो एवरेज रेट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, जो किसके इक्वल होगा, डेल पी अपॉन डेल टी के। तो इस तरह से ये चारों ग्राफ क्या है, ग्राफिकल मेथड से आप इंस्टेंटेनियस रेट या फिर एवरेज रेट कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आगे देखिए स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अब हम 2-3 न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जिसमें आप एवरेज रेट कैलकुलेट करना सीखोगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है मेरा, द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। मान लीजिए आप एक रिएक्शन लेके चले, जो मैंने यहाँ लिखी हुई है N2O5। ये जो N2O5 है, ये इसका सोल्यूशन लिया हुआ मैंने कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका सोल्यूशन लिया हुआ है कार्बन टेट्राक्लोराइड का। इसके अंदर मैंने N2O5 लिया हुआ है और ये लगातार डिकम्पोज हो रहा है। उसका टेम्परेचर कितना लिया हुआ है मैंने, 318 केल्विन टेम्परेचर लिया हुआ है। और हम इसकी कंसंट्रेशन को एट एनी 2 पॉइंट्स पे मॉनिटर करेंगे, चेक करेंगे। तो हमने चेक किया कि इसकी एक टाइम पे कंसंट्रेशन कितनी थी, इनिशियल 2.33, जिसे मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ले ली 2.33 मोलर। ठीक है, और जो सेकंड है आफ्टर 1.84 मिनट जो कंसंट्रेशन है कितनी है, 2.08 मोलर। तो यानी कि फाइनल कंसंट्रेशन कितनी होगी, 2.08 मोलर। डिकम्पोज हो रही थी हमारा जो N2O5, उसकी 2 मैंने अलग अलग पॉइंट पर कंसंट्रेशन चेक की है, नोट की हैं, और उन दोनों को मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो ये कहता है हमें, अगर ये रिएक्शन प्लेस इस तरह से होती है कि डिकम्पोज होकर हमें क्या देता है, 4NO2 और O2 देता है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और जो कि हमें आवर्स, मिनट और सेकंड तीनों में कैलकुलेट करके दिखाना है। और सेकंड हमें रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 दिखाना है ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये 2 हमें पॉइंट कैलकुलेट करके दिखाने हैं। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज रेट। तो यहाँ मैंने एवरेज रेट का फॉर्मूला लगाया हुआ है, तो आप जानते हो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/2 डेल ऑफ N2O5 अपॉन डेल टी, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, माइनस आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है -1/2। अब क्या है, R2 क्या है 2.08, R1 क्या है 2.33, तो R2 माइनस R1 क्या हो जाएगा, हमें क्या देगा, डेल आर। ये लिखा हुआ है डेल आर क्या होगा, R2 माइनस R1। जब आप R2 में से R1 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, डेल आर क्या आ जाएगा, -0.25। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट डेल आर की वैल्यू पुट दोनों की R2 माइनस R1 करके दिखाया हुआ है। तो R2 की वैल्यू पुट कर दी 2.08 और R1 की 2.33। जब इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा -2.5, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है 1/2 इंटू 0.25 डिवाइड बाई 1.84, जो कि हमें मिनट्स में दिया हुआ है। ठीक है, जब आप पूरे को कैलकुलेट करोगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास आ जाएगा 6.79 × 10⁻⁴ मोल्स पर लीटर पर मिनट। अब आप देखिएगा, आपको मिनट के अलावा इसे आवर्स में और सेकंड में भी कैलकुलेट करना था। तो अगर आप इसे सेकंड में कैलकुलेट करना चाहते हो, तो आप जानते हो मिनट को, इस पूरी टर्म को किससे डिवाइड कर दो, आप मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप इसे
60 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1.13 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आपका आ जाएगा पर सेकेंड में। अगर आप आवर्स में कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप क्या कीजिए 6.79 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर को 60 से क्या करवा दीजिए, मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 4.07 इंटू 10⁻⁻2 मोल पर लीटर पर आर। तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो आपने इस तरह से पर मिनट, पर सेकेंड और पर आवर पर कैलकुलेट कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए जो हमारा सेकेंड पार्ट था उसे कैलकुलेट हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। तो आप इसके लिए आप जानते हो, अगर आप इससे पहले आप सिंपल एवरेज रेट निकालोगे किसका, NO2 का, तो आप जानते हो एवरेज रेट के फॉर्मूला से वो किसके इक्वल आ जाएगा 1/4 डेल ऑफ N2 अपॉन डेल टी। क्योंकि हमें पता है अगर किसी भी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का रेट निकालो तो सभी प्रोडक्ट्स का रेट क्या होता है, इक्वल होता है। तो वो इक्वल आ जाएगा -1/2 डेल ऑफ N2O5 अपॉन डेल टी। ये सारा किसके इक्वल आया है, हमारा 6.79 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर मिनट क्या है। तो अब हमारा 1/4 डेल ऑफ N2 अपॉन NT किसके इक्वल आ गया, इस टर्म के इक्वल आ गया। लेकिन मुझे कैलकुलेट क्या करना है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। हमने यहाँ पीछे पढ़ा था जो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 क्या होता है, वो प्रोडक्शन के फॉर्म में प्लस dV अपॉन dt। अगर फॉर्मेशन का निकालना है तो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ NO2 के लिए क्या जाएगा, डेल ऑफ NO2 अपॉन डेल टी। अगर हमें ये कैलकुलेट करना है तो देखिए यहाँ कुछ नहीं किया स्टूडेंट्स, देखिए अब हमारे पास रेट क्या आ गया 1/4 डेल ऑफ NO2 अपॉन डेल टी। लेकिन मुझे सिर्फ रेट ऑफ प्रोडक्शन के लिए वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या, और ये सारा किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो मैं 4 को इधर मल्टीप्लाई करवा दूंगी तो मेरे पास सिर्फ ये वैल्यू रह जाएगी जो मुझे यहाँ पर चाहिए। तो आ जाएगा डेल ऑफ NO2 अपॉन डेल टी और इक्वल आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 6.79 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर मिनट। ये मैंने मल्टीप्लाई करके दिखाया है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। यानी ये मैंने नीचे ये लिखा हुआ है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्स क्या होगा, अगर आप एक्स फॉर्म्ड हो रहा है तो डी यहाँ डेल एक्स अपॉन डेल टी, डेल एक्स अपॉन डेल टी इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई, यानी कि एक्स क्या होता है कोफिशिएंट इंटू रेट ऑफ रिएक्शन। आप रेट ऑफ रिएक्शन को एक्स से जितना उसका कोफिशिएंट उससे क्या करवा दीजिए, मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो आपका जो है रेट ऑफ फॉर्मेशन या अपीयरेंस कैलकुलेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर 2 वैल्यूज कैलकुलेट करनी थी। पहले पॉइंट में मैंने एवरेज रेट कैलकुलेट करके दिखा दिया, उसी एवरेज रेट का यूज करके मैंने सेकेंड पॉइंट में रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 कैलकुलेट करवा दिया। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो सेकेंड प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 2, फॉर द रिएक्शन, मान लीजिए एक रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम, पहले कंसंट्रेशन कितनी थी 0.03 मोलर, जो चेंज होकर क्या किसमें होगी 0.02 मोलर में, और इसमें पूरे में टाइम लगा 20 मिनट्स का। और हमें क्या करना है, एवरेज रेट को कैलकुलेट करना है यूजिंग द यूनिट्स, मिनट्स में भी और सेकंड्स में भी। तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, आप जानते हो एवरेज रेट क्या होगा, माइनस डेल आर अपॉन डेल टी। ये एवरेज रेट का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए हमारे पास यहीं से मैंने लिखा हुआ है R2 की कंसंट्रेशन क्या है 0.02 और R1 की कंसंट्रेशन क्या है 0.030 मोलर। तो अब देखिए जब R2 माइनस R1 करोगे, जब आप R2 में से R1 माइनस करोगे तो आपको पता है क्या आ जाएगा -0.01, क्योंकि R2 क्या है, छोटा है R1 से, ये बड़ी कंसंट्रेशन थी, ये छोटी थी, तो नेगेटिव आ जाएगा -0.01। तो इसे हम एवरेज रेट के फॉर्मूला में पुट कर देंगे, माइनस डेल आर अपॉन डेल टी, माइनस डेल आर की वैल्यू दोबारा से यहाँ पुट करके दिखा रखी है, वो जो मैंने आपको यहाँ सोल्व करके दिखाया। 0.02 में से 0.03 माइनस करोगे तो -0.01 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आज जब आप इसे डिवाइड करोगे तो फाइनली आंसर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मोल पर मिनट। और ये आ गया पर मिनट के लिए। अगर आप इसे सेकंड में कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप इसे क्या करो, पूरी टर्म को 60 से डिवाइड करवा दो, तो आपके पास फाइनली सेकंड्स में आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल था जिसमें हमें एवरेज रेट कैलकुलेट करना था, तो एवरेज रेट का फॉर्मूला मैंने यूज़ किया और सिंपल कैलकुलेशन करके पर मिनट और पर सेकंड के लिए कैलकुलेट कर दिया। आगे हमारा स्टूडेंट्स थर्ड प्रॉब्लम है, इन ए रिएक्शन 2A। देखिए एक रिएक्शन हो रही है 2A जो हमें क्या देती है, प्रोसीड होकर प्रोडक्ट। यहाँ मुझे पता नहीं मेरा प्रोडक्ट क्या है, लेकिन मुझे रिएक्टेंट के बारे में पता है
2A जो रिएक्टेंट है प्रोसीड करके मुझे क्या देता है, प्रोडक्ट देता है। और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एट एनी टाइम क्या दे रखी है, 0.5 मोलर थी एक टाइम पर, और कितनी हो जाती है, 0.4 मोलर पर लीटर हो जाती है। कितने टाइम पीरियड में, 10 मिनट में ये प्रोसीजर हो जाता है। तो हमें एवरेज रेट कैलकुलेट करना है। हमें क्या करना है, इस रिएक्शन में जो ए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है 0.5 मोलर पर लीटर से 0.4 मोलर पर लीटर में, इसका एवरेज रेट कैलकुलेट करना है। सिमिलरली पीछे की तरह हम एवरेज रेट का फॉर्मूला लगाएंगे, जो क्या हो जाएगा, ए का कोफिशिएंट क्या है 2, क्या आ जाएगा -1/2 डेल ए अपॉन डेल टी। यहाँ इक्वल आ जाएगा -1/2 डेल ए की वैल्यू पुट करोगे A2 कंसंट्रेशन माइनस A1 कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी, -1/2 डेल A2 की कंसंट्रेशन कितनी है 0.4 माइनस A1 की कंसंट्रेशन क्या है 0.5 मोलर। अब आप 0.4 में से 0.5 माइनस करोगे, आ जाएगा -0.1 मोलर डिवाइड बाई 10 मिनट, माइनस माइनस सॉल्व करोगे प्लस हो जाएगा। जब आपसे पूरे को तो आपके पास फाइनली आ जाएगा 5 × 10⁻³ मोलर पर मिनट। ठीक है स्टूडेंट, वो हमारे पास लास्ट इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, व्हाई इन ए जनरल रिएक्शन डज नॉट प्रोसीड विद ए यूनिफॉर्म रेट थ्रू आउट, यानी कि पूरी रिएक्शन एक जैसे रेट से प्रोसीड क्यों नहीं होती, या फिर हम इंस्टेंटेनियस रेट ओवर एवरेज रेट के बजाय क्यों प्रेफर करते हो। आज तो स्टूडेंट इसका आंसर सिंपल, बहुत इजी है। दिस इज बिकॉज द रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी टाइम डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। जब एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर। तो अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी लगातार क्या होगा, डिक्रीज। इसलिए वो कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन नहीं रह सकता। ठीक है, विच तो वो लगातार क्या होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा। अब बात रही इंस्टेंटेनियस रेट प्रेफर क्यों एवरेज रेट से, क्योंकि हर बार हर पॉइंट पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, जब डिक्रीज हो रहा है यानी चेंज हो रहा है, तो अब हर बार अलग अलग पॉइंट पे एवरेज रेट की बजाय अगर आप इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करते हो तो हमें एग्जैक्ट इसकी प्रिसाइज और एग्जैक्ट वैल्यू रेट ऑफ रिएक्शन की हमें मिल जाएगी एज कम्पेयर टू एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में। तो स्टूडेंट्स, आज हमने हमारी आज के लेक्चर में पढ़ा एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, और एवरेज रेट क्या होता है, इसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या इंस्टेंटेनियस रेट क्यों पढ़ना चाहिए एज कम्पेयर टू एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। डेल और डी में क्या डिफरेंस होता है, डेल लार्जर इंटरवल ऑफ टाइम के लिए है और डी स्मॉलर के लिए। फिर हमने रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस के बारे में पढ़ा, और ग्राफिकल मेथड से हमने रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करना सीखा, यानी कि अगर आप ग्राफ के जरिए स्लोप कैलकुलेट कर लेते हो तो इंस्टेंटेनियस रेट या एवरेज रेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फॉर्म में कैसे कैलकुलेट आप कर सकते हो। उसके बाद हमने जनरल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा कि अगर आपको नॉर्मल न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम कोई सॉल्व करनी हो या एवरेज रेट कैलकुलेट करना हो तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ के बारे में पढ़ा, और सिंपल प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।